नविता क्लासेस में मैं डॉक्टर नवीन कुमार आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। पार्ट फर्स्ट बायोमोलिक्यूल्स में हमने न्यूक्लिक एसिड के बारे में देखा। पार्ट सेकंड जो न्यूक्लिक एसिड का पार्ट सेकंड है, अभी हम डिस्कस करेंगे। जो रिमेनिंग टॉपिक है इसमें वो क्या क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो न्यूक्लिक एसिड है वो कहाँ से उसकी डिस्कवरी हुई। न्यूक्लिक एसिड जो डिस्कवर किया गया था वो फ्रेडरिक मिशर के द्वारा किया गया था। ठीक है, एफएम के द्वारा, फ्रेडरिक मिशर के द्वारा किया गया था। जो न्यूक्लियाई थी पस सेल की, ठीक है, ये आ सकता है जो पस सेल है जिसको हम ल्यूकोसाइट बोलते हैं, ठीक है ना, ल्यूकोसाइट्स, वहां से इसको डिस्कवर किया गया था। उसके बाद जो वाटसन एंड क्रिक मॉडल बोलते हैं, डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो है, वाटसन एंड क्रिक जो मॉडल है 1953 के अंदर ये थ्रू एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड से इसको डिफ्रैक्शन मेथड, ठीक है ना, इस चीज को आइडेंटिफाई किया था। ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। इसमें जो काम कर रहे थे वो टोटली 4 लोग थे, फ्रैंकलिन, विल्किन, वाटसन एंड क्रिक। फ्रैंकलिन की डेथ हो गई थी, जिसके बाद नोबेल प्राइज 1962 में मिला था। 1962 में 3 लोगों को मिला था, वाटसन, क्रिक एंड विल्किन। फ्रैंकलिन की डेथ होगी, पोस्टह्यूमसली कभी भी नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता, तो इन 3 लोगों को मिला था। अब जो लास्ट क्लास थी हम डिस्कस कर रहे थे, इंपॉर्टेंट क्या डिस्कस कर रहे थे इसमें, वो देखिए। हमने जो बेस हैं हमारे, जो डीएनए में न्यूक्लिक एसिड में बेस होते हैं, उनका स्ट्रक्चर मैंने बताया था कि ये कोई भी प्यूरिन है, ठीक है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, ये कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, ठीक है ना। नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 नाइट्रोजन है, कार्बन है 8 पे, 9 पे क्या है, नाइट्रोजन है। यहाँ पे क्या होती है, जो आपकी शुगर है, ठीक है, जो कि राइबोज शुगर है। आरएनए में राइबोज है, डीएनए में क्या है, डीऑक्सी राइबोज है, ठीक है ना। यहाँ पे CH2OP फॉस्फेट, ठीक है, 3 फॉस्फेट ऐड है, ठीक है। यहाँ पे जब अल्फा, बीटा और गामा, ये बहुत इजीली है, इजी से ब्रेक करते हैं इसको, बहुत इजीली से ब्रेक होके फिर आपका ATP, ADP एंड देन फाइनली AMP में ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम देखते हैं कि जो एडेनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, थायमिन है एंड यूरेसिल है, इनमें कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं। देखिए, ये जो एडेनिन है इसके कार्बन नंबर 6 पे क्या होता है, अमाइनो ग्रुप होता है, ठीक है ना। 6 पोजीशन पे क्या है आपका, अमाइनो है, ठीक है। आपका ग्वानिन है, यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है, इसके जो कार्बन नंबर 6 पोजीशन है, 6 पे जो होता है वो होता है आपका ऑक्सी ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप। और जो आपका यहीं पे देखिए कार्बन नंबर 6 पे, ग्वानिन की बात कर रहा हूं मैं अभी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे जब इनको नंबरिंग दी जाती है, इसमें देखा जाता है कि आपका जो ग्वानिन है वहां पे इंपॉर्टेंट क्या है, कार्बन नंबर 6 पे आपका क्या है, ऑक्सी है, और कार्बन नंबर आपका जो ग्वानिन में ही कार्बन नंबर 2 पे, कार्बन 2 पे अमाइनो ग्रुप है, ठीक है, ये याद रखना। फिर साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल। देखिए, थायमिन और यूरेसिल में क्या इंपॉर्टेंट चीज है, इसका जो पैरामिडिन है, इनका स्ट्रक्चर एक ही होता है, ठीक है। इसका जो रिंग होता है यहाँ पे, इसमें जब भी नंबरिंग दी जाती है 1 कार्बन, 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 नाइट्रोजन, ठीक है, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होती है 1 2 3 4, ठीक है ना। और कई बार उल्टा भी कर दिया जाता है इसको, ठीक है। ये मोस्ट जो इंपॉर्टेंट है वो 1 2 पे कार्बन है, 3 4 5 और 6, ये है जो इसकी इंपॉर्टेंट नंबरिंग दी जाती है, ठीक है। जब हम साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल की देखते हैं, देखो साइटोसिन के केस में क्या होता है, यहाँ पे इस नंबर पे, कार्बन नंबर 4 पे क्या होता है, अमाइनो होता है, और साथ में जो आपका ये कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 2 पे आपका ऑक्सी ग्रुप होता है, ऑक्सी ग्रुप। तो ये बात करें हम साइटोसिन की, यहाँ पे
कार्बन नंबर 4 पे अमाइनो, ठीक है, ग्रुप, और कार्बन नंबर 2 यहाँ पे 2 पे ऑक्सी ग्रुप होता है। थायमिन एंड यूरेसिल में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, इसके जो कार्बन है दोनों पे, यहाँ पे कार्बन नंबर 4 पे, कार्बन नंबर 2 पे, दोनों पे क्या होता है, इन दोनों के कार्बन नंबर 2 पे एंड 4 पे, दोनों पे ऑक्सी ग्रुप होता है, ठीक है। लेकिन थायमिन में डिफरेंस क्या है, कार्बन नंबर 5 पे क्या होता है, मिथाइल ग्रुप होता है, ठीक है ना, मिथाइल ग्रुप होता है, यूरेसिल में नहीं होता। तो ये आपको याद रखना है इस चीज को कि आपका जो थायमिन है उसके कार्बन नंबर 5 पे क्या होता है, मिथाइल ग्रुप होता है, यूरेसिल में जो कि नहीं होता। लेकिन इन दोनों में कॉमन क्या है, कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 4 पे ऑक्सी ग्रुप होता है। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद हम इस पे डिस्कस करेंगे कि जो आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए है उसमें कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है और कौन सी ज्यादातर स्टेबल फॉर्म में। आपने भी देखा है कि राइट हैंडेड लेफ्ट हैंडेड होते हैं, डीएनए जो है आपका राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड होते हैं, ठीक है। ऑलवेज डबल स्टैंडर्ड डीएनए में क्या होता है, ए की पेयरिंग जो करता है वो टी करता है, जी की जो पेयरिंग करता है वो सी करता है, ठीक है। और इसी में अगर हम सिंगल स्ट्रैंड की बात करें, जो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए है, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड है। इसमें जरूरी नहीं है कि जितना जी है उतना सी हो, ठीक है, जितना ए है उतना टी हो, क्योंकि ये सिंगल स्ट्रैंडेड है। लेकिन जब हम बात करें डबल स्टैंडर्ड डीएनए की, जितने जी होंगे उतने ही सी होंगे, याद रखना इस चीज को। चारगाफ रूल अभी मैं बताने जा रहा हूं, अभी बताऊंगा उसमें, जितना इसमें ए है उतना ही इसमें क्या होगा, टी होगा। तो परसेंटेज जो ए और टी की वो आपकी क्या है, अगर इसमें इस केस में यहाँ पे 40% ए है तो यहाँ पे भी आपका 40% क्या होगा, टी होगा, ठीक है, ये याद रखना। यहाँ पे आपका अगर जी, अगर देखा जाए जी आपका 60% है, ठीक है, तो यहाँ पे सी आपका क्या होगा, 60% होगा। डबल स्टैंडर्ड डीएनए की मैं बात कर रहा हूं। अब बात आती है जो डबल हेलिकल डीएनए है, डबल हेलिक्स है, वो किस फॉर्म में होता है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए दो फॉर्म में होता है, या तो वो राइट हैंडेड होगा, ठीक है। अब जो स्क्रू देखते हैं, स्क्रू को हम राइट हैंड की तरफ लेके जाते हैं जब हम उसको क्लोज करते हैं, और जब हम उसको ओपन करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में ओपन करते हैं। तो राइट हैंडेड एंड लेफ्ट हैंडेड, ये दो फॉर्म होती है डीएनए की। अब हमें ये देखना है कि जो डीएनए है वो कितने टाइप का है। देखिए बहुत सारी टाइप है वैसे डीएनए की, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टाइप है वो डीएनए की वो तीन ही होती हैं। क्या क्या है वो देखते हैं हम। ए फॉर्म ऑफ डीएनए, बी फॉर्म ऑफ डीएनए एंड देन आपका जेड फॉर्म ऑफ डीएनए, ठीक है। ए फॉर्म ऑफ डीएनए भी राइट हैंडेड होता है आपका, बी फॉर्म भी राइट हैंडेड होता है, और आपका जो जेड है वो आपका क्या होता है, लेफ्ट हैंडेड होता है, ठीक है। अब इनमें क्या डिफरेंस है वो हमें देखना है। इंपॉर्टेंट, हम जब भी डबल हेलिक्स की बात करते हैं, अगर आपका ये डबल हेलिक्स डीएनए है, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए डबल हेलिकल डीएनए में क्या होगा, बेस पेयरिंग होगी, ठीक है, ये बेस पेयरिंग होगी। डबल हेलिकल डीएनए के अंदर जब बेस पेयरिंग होती है तो बेस पेयरिंग आपको पता है प्यूरिन जो है उसके जो सामने पेयर करता है वो पेरिमिडिन करता है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये डबल हेलिकल डीएनए है, इसकी जो बैकबोन होगी, बैकबोन कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा गया है, बैकबोन में कौन कौन होते हैं, सिर्फ दो ही होते हैं बैकबोन जो बनाते हैं इसकी बैकबोन, ये बैकबोन है, ठीक है। इसकी बैकबोन में एक तो शुगर होगा, ठीक है, और शुगर के साथ में क्या होगा आपका फॉस्फेट होगा, ठीक है। ये बैकबोन में काम करते हैं दोनों के दोनों। जो आपके बेस हैं वो इनर साइड में होते हैं, देखिए इधर की साइड में होते हैं। अगर ये इधर ए है तो इधर क्या होगा आपका टी होगा, इधर जी है ये तो क्या होगा आपका सी होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब ए फॉर्म ऑफ डीएनए के बारे में हम डिस्कस करेंगे, वो क्या होता है। देखिए ये टोटल अगर देखा जाए ये डीएनए डबल हेलिक्स है, इसको हम इसका डायमीटर देते हैं, ये डायमीटर है, ठीक है ना। ये कंप्लीट यहां से लेके और यहां तक ये एक पूरी हेलिक्स है, हेलिक्स है, ठीक है। अब एक हेलिकल जो डीएनए है, बी फॉर्म ऑफ डीएनए है, उसमें एक हेलिक्स में 10.4 बेस पेयर्स होते हैं, ठीक है। अब 10.4 अगर हम बात करें कि एक जो हमारे घर में जीना बना हुआ है उसमें 10 स्टेप है,
ऑन एन एवरेज क्या है 10 स्टेप्स हैं, ये मानते हैं हम। तो यहाँ पे भी वही केस है कि ये पूरे हमारे जीना है, ये उसमें हमारे 10.4 बेस पेयर हैं। अब जब ये 12.4 बेस पेयर हैं, इनका टोटल जो एंगल होगा 360 डिग्री सेल्सियस 360 डिग्री होगा। तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक बेस पेयर जो है वो कितना रोटेट कर सकता है, वो कितना एंगल बना सकता है। 360 डिग्री डिवाइड बाय 10.4 बेस। ये बी फॉर्म ऑफ डीएनए की बात कर रहा हूं, जो कि राइट हैंडेड है। उससे जो आपका निकल के आ जाता है, उसमें हम बता सकते हैं कि जो टोटल जो बेसिस हैं वो कितने, एक बेस कितना रोटेट कर सकता है एंगल के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसी बात उसी उस पे ये इसके बेस हैं। तो अगर मान ले बी फॉर्म में 10.4 है, तो ए फॉर्म में जो डीएनए है बेस पेयर है वो कितने हैं 10.7 बेस है। ठीक है, और आपके जेड में कितने होते हैं, वो आपके 12 हैं, 12 बेस पेयर पर हेलिकल टर्न। ठीक है, ये होता है। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपका जो जेड फॉर्म ऑफ डीएनए है, ये बहुत ही स्पेशल टाइप का डीएनए है, जो कि सी और जी दोनों के दोनों जेड फॉर्म ऑफ डीएनए बनाते हैं। ठीक है, ये आपकी रिपीट में होता है, रैंडम रिपीट में पाया जाता है, सी जी सी जी सी जी सी जी सी जी, इस तरीके से। तो उसको हम जेड फॉर्म ऑफ डीएनए बोलते हैं। ये है जेड फॉर्म ऑफ डीएनए, जो कि लेफ्ट हैंडेड होता है। ये थी इनकी बेस पेयर की बात। अगर मैं बात करूं कि जो आपका एक बेस है, अगर ये बेस है, इस बेस से लेके इस बेस का जो हेलिक्स राइज बनेगा, मतलब एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे जब हम जाते हैं, तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना वो राइज बनाएगा। ठीक है, वो बनाएगा इसमें 3.32। ठीक है, 3.32 एंगस्ट्रॉम पर बेस पेयर। ठीक है, और टोटल जो 10 बनाएंगे वो कितना होगा 33.2। ठीक है, ये एंगस्ट्रॉम होता है इसका। मतलब अगर 10.4 बेस पेयर पूरा ये जो हेलिक टर्न बना रहे हैं, उनका जो आपका टर्न है वो टोटली 33.2 एंगस्ट्रॉम है। तो एक का कितना होगा 3.32। इसके केस में, इस केस में क्या होगा, हेलिकल टर्न में क्या होगा, ये होगा आपका 2.3 एंगस्ट्रॉम, और टोटल कितना होगा 24.6 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आपका ये निकल जाएगा। एक बेस जो होता है, एक बेस से दूसरे बेस में जब राइज करता है, तो ये 2.3 एंगस्ट्रॉम होता है। टोटल जो हेलिकल टर्न है वो इतने एंगस्ट्रॉम की है। ठीक है, और इसका जो डायमीटर होता है, ए फॉर्म ऑफ डीएनए का डायमीटर जो होता है 23 एंगस्ट्रॉम है। ये जो डायमीटर है 23 एंगस्ट्रॉम है, और इसका बी फॉर्म ऑफ का 20 एंगस्ट्रॉम डायमीटर है। ठीक है, और आपका जेड का क्या आता है 18 एंगस्ट्रॉम डायमीटर होता है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे क्या है रिपीटिंग यूनिट है। रिपीटिंग यूनिट क्या है, सी और जी है। तो इसका मतलब क्या है, दो बेस पेयर जो हैं बेस हैं, वो जो क्या करते हैं आपकी रिपीटिंग यूनिट तैयार करते हैं। लेकिन इनमें बी फॉर्म में और ए फॉर्म में इस तरीके की कोई भी आपको रिपीट जो है वो दिखाई नहीं देती। ओनली एंड ओनली आपकी इसमें होती है जेड फॉर्म ऑफ डीएनए में होती हैं। इसी तरीके से जो जेड फॉर्म ऑफ डीएनए है वो आपका क्या करता है, इंपॉर्टेंट इसमें जिग जैग पाथवे बनाता है, जिग जैग। ठीक है, इसी नाम से इसका दिया गया है कि जेड फॉर्म जिग जैग फॉर्म में मिलता है। इनमें इसमें आपको ऐसा दिखाई नहीं देता है। ठीक है, इसमें रिपीटिंग यूनिट कितनी है, एक बेस पेयर है, रिपीटिंग यूनिट कितनी है, एक बेस है। इसमें रिपीटिंग यूनिट कितनी है, वो भी एक ही है। मतलब हमें पता नहीं बी में ए है टी है, इसमें भी नहीं पता ए है टी है जी है सी है, लेकिन इसमें हमें कंफर्म है कि सीजी की फॉर्म में क्या होता है, दो बेस होते हैं जो रिपीटिंग यूनिट बनाते हैं। अब हम बात करते हैं जो शुगर होती है, वो इंपॉर्टेंट है। इनके केस में क्या होता है, जो शुगर है इंपॉर्टेंट, यहाँ पे मैं आपको क्लियर करूंगा इस चीज को कि ए फॉर्म ऑफ डीएनए जो है उसमें जो शुगर की फॉर्म होती है वो होती है C3 एंडो, वो भी बताऊंगा वो एंडो क्या है। इसमें कौन सी होती है बी फॉर्म में, ये होती है आपकी C2 एंडो। ठीक है, ये भी बताऊंगा। और इसमें क्या होती है जेड फॉर्म में C2 एंड C3 दोनों एंडो फॉर्म में होते हैं। अब ये एंडो क्या है, आप देखिए आपने एनवलप देखा होगा। ठीक है, एनवलप जो उसमें क्या होता है, ये बेस है आपका। ठीक है, एनवलप है, ये एक एनवलप लिया हमने। ठीक है, इसमें क्या है आपकी जो शुगर की फॉर्म है वो कैसे होती है, ये देखते हैं। इसमें जब हम शुगर बनाएंगे, ये शुगर है इधर। ठीक है, तो
ये 4 कार्बन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये इसके बेस पे आते हैं, ठीक। और ये जो ऊपर है ऑक्सीजन, ये ऊपर रहती है। तो हम इसको अगर रोटेट करें, अगर मैं सपोज कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन 3, कार्बन नंबर 4 और 5 आपका CH2OH है, मैं इसको अगर रोटेट करके लेके जाऊं, मैं इसको फोल्ड करूं, एनवेलप को अगर हम फोल्ड करते हैं, इसको मैं फोल्ड करूं तो ये कैसे फोल्ड होगा वो देखना है हमें। ये 3 जो है वो ऊपर जाएगा, ये 3 फोल्ड होके यहाँ पे चला जाएगा, ये 3 वाला कार्बन इधर आ जाएगा, फिर ये 2 को इस साइड में लेके आएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर बनेगा, ये फॉर्म है आपकी, ठीक। ये 2 इधर आ जाएगा, ठीक, ये 2 है, ये 3 है, तो इसलिए इसको बोलते हैं C3 एंडो। C3 एंडो क्या है आपका? C3 एंडो है आपका ए फॉर्म ऑफ DNA, ठीक है। अगर मैं इसको 2 को करता हूं, इस 2 को करता हूं, इसका देखिए कैसे बनेगा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर ऐसे था, ठीक है। अगर मैं 2 को करता हूं, अंदर की तरफ लेके जाता हूं 2 को, तो वही है, 2 जब अंदर की तरफ जाएगा उसमें क्या होगा, 2 ऊपर आएगा, जो 2 है वो ऊपर आएगा, इधर से ही 2 ऊपर आएगा, और 3 आपका इधर रह जाएगा, ये 3 जो है वो आपका इधर रह जाएगा, ठीक है, इस फॉर्म में, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, C2 एंडो है, ये C3 बाहर है इसका, तो इनको बोलते हैं C2 एंड C3 एंडो। C2 एंडो किस में था, मैंने बताया था आपको बी फॉर्म ऑफ DNA में था, तो C2 एंडो जो है वो आपका बी फॉर्म ऑफ DNA है। C3 और C2 जब दोनों अंदर की तरफ चले जाते हैं, दोनों के दोनों उठ के ऊपर चले जाएंगे, ठीक है, तो तब आपका क्या होता है, जेड फॉर्म ऑफ DNA होता है, ठीक। ये चीज इंपॉर्टेंट चीज में आपसे पूछा जा सकता है कि बी फॉर्म में C2 एंडो होता है, आपको कंफ्यूज कर देगा वो MCQ देके कि C2 एंडो किस में है, C3 एंडो किस में है, और ये दोनों फॉर्म किस में है। तो आप इस चीज से कंफ्यूज ना हो, ध्यान रखें इस चीज का, बेस रखे बी फॉर्म ऑफ DNA को, बी से समझे और ए की तरफ जाएं और फिर जेड की तरफ जाएं। जो बी फॉर्म ऑफ DNA है उसमें क्या है, C2 एंडो है, ए में कितना है, C3 एंडो है, जेड में कितना है आपका, C2 एंड C3 दोनों एंडो फॉर्म में है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली MCQ बन सकता है यहां से, और काफी एग्जाम में इस पे MCQ जो है वो बना भी है। दूसरी चीज क्या है, जो आपकी बॉन्ड है वो किस टाइप की है, ठीक है। बॉन्ड देखिए, मैंने डायग्राम में समझाया है आपको, जो आपकी शुगर और जो बेस होते हैं वो कैसे अटैच्ड होते हैं, ठीक है। एक स्ट्रक्चर बनाते हैं इसी तरीके से फटाक से, और यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन 9 है इन केस ऑफ प्यूरिन, ठीक है, ये अटैच करता है किससे, शुगर से, ठीक। यहाँ पे क्या है, ये बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। बेस और शुगर के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। ये शुगर आपकी HOH एंड देन CH2O P एंड P फॉस्फेट, ठीक है। तो ये बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। N9 किसके केस में बनाता है, ये भी पूछा गया है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए नंबरिंग दे देगा। N9 पे बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होती है, या N7 पे होती है, या N आपका जो इसमें था, जो N यहाँ पे एक N था, एक यहाँ पे N था, ठीक है। तो इनमें की 1 2 3 पे होती है भाई, 3 तो प्यूरिन पे होती ही नहीं, ये तो बॉन्ड बनाएगा नहीं इसके साथ, तो ये तो कैंसिल हो गया। 7 वैसे बाहर है, ये भी कैंसिल हो गया। 1 वैसे आउटसाइड में, ये भी कैंसिल हो गया। तो आपको कंफ्यूज करेंगे, तो इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये आपका प्यूरिन का है। पैरिमिडिन के केस में क्या होगा, पैरिमिडिन में क्या होगा, एक स्ट्रक्चर बनता है, सिर्फ एक ही रिंग होता है। आप देखिए एक रिंग होता है, जो रिंग होता है वो कैसे होता है, ये वाला और ये वाला। यहाँ पे जो नाइट्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन नंबर 1 बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाता है, किसमें, आपकी पैरिमिडिन में, पैरिमिडिन C T एंड U, इन तीनों में N1 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाता है कार्बन नंबर 1 पोजीशन पे, जो आपकी शुगर है उस पे, ठीक है। शुगर की नंबरिंग देखो, इनकी नंबरिंग हमने वैसे दी 1 2, देन यहाँ पे 3 नाइट्रोजन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन, ठीक है। ये पैरिमिडिन की बात मैं कर रहा हूं। तो शुगर की नंबरिंग 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम एंड 5 प्राइम, ये होती है नंबरिंग। ये भी आपको ध्यान रखनी है,
बेस पेयर में कभी भी प्राइमिंग से नंबर नहीं आती जो कि शुगर में आती है। ठीक, अब एक चीज और इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, सिन और एंटी। आपने सुना होगा सिन और एंटी कन्फर्मेशन। एंटी और सिन कन्फर्मेशन क्या होती है? देखिए, जब आपका ये वाला स्ट्रक्चर जो आपका बेस है, ठीक है, जो आपका बेस है नाइट्रोजन नाइट्रोजन और नाइट्रोजन, जब ये बेस यहां पे बॉन्डिंग बनाता है शुगर के साथ, समझ लो इस चीज को, शुगर के साथ जब ये बॉन्डिंग बनाता है, क्योंकि मैंने पहले बोला शुगर और फॉस्फेट, ये शुगर है, फिर OH आएगी, ठीक है, ये बेस अंदर की तरफ होते हैं डबल हेलिक्स में। शुगर और फॉस्फेट क्या तैयार करती है? बैकबोन, ठीक है, बैकबोन तैयार करती है, याद रखना आप इस चीज को। ये इनर की साइड में होते हैं। इसी तरीके से ये इसका 5 प्राइम है, ये इसका 3 प्राइम है, ऐसे ही फिर क्या है, ऐड होते जाएंगे, क्या ऐड होगी। उसी तरीके से आपका शुगर और फॉस्फेट इसमें बॉन्डिंग बनाएगा और बॉन्डिंग करके फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। फिर से उस शुगर पे जो है उससे अटैचमेंट होगी बेस की, और एन जो बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है ऐसे ही चलेगी। एंटी और सिन, जब इसका ये वाला पोर्शन, ये वाला खासकर ये वाला जो रिंग है 5 कार्बन रिंग है, जो शुगर के अपोजिट हो जाए, शुगर के क्या चला जाए, अपोजिट में चला जाए, ठीक है, अपोजिट में, याद रखना इस चीज को। वैसे तो हम किससे कंफर्मेशन देखते हैं, इससे देखते हैं, ये वाला, ठीक है ना, ये वाला अगर ये इसके पैरेलल में है, इसके शुगर के पैरेलल में है ये वाला, और ये जब इसके अटैचमेंट, सॉरी इससे नहीं, अटैचमेंट इससे है इसकी, ये हमने थोड़ा गलत बनाया है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ये 6 कार्बन रिंग है, ये 5 कार्बन रिंग है, ठीक है, ये अटैचमेंट इसकी इससे होती है। जब ये 6 कार्बन रिंग आपका एकदम शुगर के पैरेलल में आए, इसके पैरेलल में आए, तो आपका क्या होता है, ये याद रखना, इसको सिन होता है, सिन। और जब यही कार्बन 6 कार्बन रिंग इस साइड में चला जाए, और स्ट्रक्चर कैसे बनेगा आप ये देखना है, जब उस साइड में जाएगा तो स्ट्रक्चर आपका अपोजिट बनेगा। पहले आप 6 कार्बन रिंग को बनाओ, ये बन गया, और इधर आपका N और ये N, इसको जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे ये जुड़ेगा N इससे जुड़ेगा कार्बन नंबर 1 से, ये इसके अपोजिट चलेगा, 6 कार्बन रिंग इस शुगर के अपोजिट चलेगा, तो इसको बोलते हैं हम एंटी कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो देखनी है हमें। अब कई बार आपने देखा होगा कि आप डबल हेलिक्स तो देखते हैं, लेकिन ट्रिपल हेलिक्स भी आपको दिखाई देता है कई बार, ट्रिपलेक्स डीएनए जिसको बोलते हैं, वो क्या क्या है, ट्रिपलेक्स कैसे बनेगा, ट्रिपलेक्स डीएनए तभी बन सकता है, ये चीज आप ध्यान रखना, जब आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो, क्या, कि आपकी लो पीएच हो, लो पीएच है, एक तो ये ऑप्शन आ सकता है। दूसरा जो स्ट्रैंड है वो क्या है, पॉलीप्यूरिन स्ट्रैंड है, पॉलीप्यूरिन स्ट्रैंड है, मतलब आपके ए ए ए ए ए ए ए इस तरीके से, या जी 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 जी, तो अगर वो आते जाएं तो आपका पॉलीप्यूरिन स्ट्रैंड है। तो हम इसको ये मानते हैं कि पॉलीप्यूरिन जो स्ट्रैंड बनती है, इसमें 2 कंडीशन मैंने आपको बताई, ये एग्जाम में पूछी जा सकती है, ट्रिपलेक्स डीएनए कब बनता है,